वेलकम बैक टू जावा बिगनर गाइड सीरीज। आज के इस वीडियो में हम क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट को रिवाइज करेंगे जो हम ऑलरेडी एपिसोड 9 एपिसोड 10 में पढ़ चुके हैं। तो हमने क्या क्या पढ़ा था उस वीडियो में। स्ट्रिंग्स क्या होते हैं, वेरिएबल आर्ग्यूमेंट यानी वर आर्ग्स, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट पासिंग क्या होते हैं और रिकर्जन्स क्या होते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस टॉपिक को हम क्या करेंगे, अब रिवाइज करेंगे किस पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि इंटरव्यू में इनसे रिगार्डिंग कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कुछ कोडिंग क्वेश्चंस की हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 कोडिंग चैलेंजेस को सॉल्व करेंगे, ठीक है, और 10 इंटरव्यू क्वेश्चन को क्या करेंगे, हम प्रैक्टिस करेंगे। तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे आपको क्या करना है, एक बार अपने माइंड में क्या करना है, जो भी मैं कोडिंग क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगी सबसे पहले आपको वीडियो पॉज करके एक बार खुद से एक बार सोच के देखना है कि हम इस कोडिंग क्वेश्चन को किस अप्रोच से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन ज्यादा हार्ड नहीं होंगे, इजी टू मीडियम लेवल के होंगे। अगर वो ज्यादा हार्ड लगे तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं कि आप इसको एक बार दोबारा वीडियो में रिवाइज करा दो। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पे। वो क्या है, फ्लेक्सिबल एवरेज, ठीक है। ये जो कोडिंग क्वेश्चन है, ये हमारे कौन से टॉपिक से लिया गया है, यहाँ पे मैंने टॉपिक भी लिख रखा है, जिससे आपको ज्यादा मतलब सोचना ना पड़े स्टार्टिंग में। बस आपको एक बार अगर कॉन्सेप्ट दिमाग में है तो आप इसको क्लिक कर जाओगे जल्दी। ठीक है, टॉपिक है वेरिएबल आर्ग्यूमेंट, यानी हमें यहाँ पे किसका यूज करना है, वेर आर्ग्स का यूज करना है, वेर आर्ग्स वाले टॉपिक का यूज करना है। ठीक है, अब हमें क्या लिखना है, राइट अ मेथड दैट एक्सेप्ट एनी नंबर ऑफ डबल्स, ठीक है, यूजिंग वेर आर्ग्स। ठीक है, वेर आर्ग का मतलब क्या है, अगर हम मेथड कॉल करें तो उसमें हम कितने भी इसको पास कर सकते हैं, आर्ग्यूमेंट्स को जीरो भी पास कर सकते हैं, 1 भी 2 भी 3 भी, ठीक है, कितने भी हम पास कर सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब वेर आर्ग का मतलब ये होता है। तो हमें यहाँ क्या करना है, एक मेथड क्रिएट करना है जो कितने भी डबल नंबर्स को क्या करे, एक्सेप्ट करे और फिर उनका क्या रिटर्न करे, मुझे एवरेज रिटर्न करे। कॉलिंग इट विद जीरो आर्ग्यूमेंट्स शुड रिटर्न 0.0। अगर हमने अपने मेथड को जीरो आर्ग्यूमेंट्स के साथ क्या किया है, कॉल किया है, तो जो हमारा आउटपुट है वो कितना आना चाहिए, 0.0, क्योंकि हमने कौन सा डेटा टाइप यूज किया है, यहाँ पे डबल का यूज किया है। ठीक है, नॉट थ्रो एन एरर, एरर थ्रो नहीं करेगा। ठीक है, तो हमें कैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मेरे पास एवरेज है 2, 4 एंड 6, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए, मेरे पास 4.0 आना चाहिए। ठीक है, अगर हम कॉल कर रहे हैं सिर्फ एवरेज को, यहाँ पे मैंने कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया, तो रिजल्ट क्या आएगा, इसका 0.0 आएगा। यहाँ पे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है कि जीरो आर्ग्यूमेंट होने पर एरर नहीं आना चाहिए। ठीक है, ये वाली रिक्वायरमेंट है कि जीरो आर्ग्यूमेंट होने पर हमारे पास क्या नहीं आना चाहिए, एरर नहीं आना चाहिए। तो हम कैसे बात करें, इसका मेथड सिग्नेचर क्या होना चाहिए, ये क्या है, मेरा मॉडिफायर, ये मेरा डेटा टाइप, ये मेरे मेथड का नेम, और यहाँ पे मैंने आर्क्स बना दी अपनी, और यहाँ हम क्या करेंगे, अपने कोड को लिखेंगे। डबल थ्री डॉट नम्स का मतलब क्या है, कि हम वेरिएबल नंबर ऑफ डबल आर्ग्यूमेंट क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने नम्स नाम का क्या क्रिएट कर दिया, एक एरे क्रिएट कर दिया। ठीक है, जिसपे हम क्या ले रहे हैं, अपने नंबर्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं, डबल आर्ग्यूमेंट्स के नंबर को एक्सेप्ट करें। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने क्या किया, एवरेज क्रिएट किया है, एवरेज 2,4, ठीक है, एवरेज 3,5, 6, इस तरीके से। तो इस तरीके से मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे, तो ये सारी क्या है, वैलिड कॉल्स है। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ बिना आर्ग्यूमेंट के भी कॉल करती हूँ तो ये सारी क्या होंगी, वैलिड कॉल होंगी, क्योंकि इंटरनली जो जावा है वो इन वैल्यू को किस तरीके से ट्रीट करता है, एरे की तरह ट्रीट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरनली जो रफली हम क्या क्रिएट करेंगे, अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे हमारे पास एक नम्स नाम का एरे क्रिएट होके आएगा, 3, 5, 6, हम एरे ऐसे ही क्रिएट करते हैं, तो मेरे पास एक एरे क्रिएट होके आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये एरे की तरह क्या करेगा, बिहेव करेगा। तो अब क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, अपने आईडी पे क्या करेंगे, रन करके देखेंगे कि एक्चुअल में ये कैसे काम करता है। ठीक है, फिर हम इसकी हैरारकी को एक बार दोबारा समझेंगे जिससे आपको ये क्वेश्चन है और अच्छे से समझ आए। ठीक है, अपनी आईडी को आप क्या करिए, ओपन करिए और एक बार इसको पॉज करके खुद से ट्राई करके जरूर देखिएगा। इसमें कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एक मेथड बनाना है,
उस मेथड में इस नंबर्स के जितने भी एलिमेंट होंगे उसको फॉर ईच लूप का यूज करके क्या करना है, इटरेट करना है। और फिर अब उस नंबर को किसमें हम एक वेरिएबल लेंगे सम नाम का, क्योंकि हमें एवरेज कैलकुलेट करना है, तो आप एवरेज लो या सम नाम का एक वेरिएबल लो, उसके अंदर एड ऑन करते जाना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टफ नहीं है। ठीक है, हम इसको क्या करती, आईडी को ओपन कर लूंगी। हाँ, मैंने आईडी को ओपन कर लिया। अब मैं क्या क्रिएट करूंगी, अपनी क्लास क्रिएट करूंगी फ्लेक्सिबल एवरेज के नाम से, फ्लेक्सिबल एवरेज। ठीक है, यहाँ पे मैंने अपनी क्लास को क्रिएट कर लिया। अब मुझे क्या बनाना है, सबसे पहले एक मेथड बनाना है डबल नाम से। तो मैं क्या क्रिएट करूंगी, स्टैटिक डबल एवरेज। यहाँ पे डबल की स्पेलिंग गलत होगी तो मैं करेक्ट कर देती हूँ, स्टैटिक डबल एवरेज। और यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगी एरे नमसम का नम्स। अब यहाँ पे हमारा होगा एक्चुअल लॉजिक, जो इसके रिगार्डिंग हमारा जो भी एवरेज आएगा उसको कैलकुलेट करेगा। ठीक है, हम सबसे पहले चेक करेंगे कि अगर हमारे जो एरे की लेंथ है अगर वो 0 है तो उस केस में तो हम रिटर्न कर देंगे 0.0। ठीक है, उस केस में जो हमारा रिजल्ट आएगा वो 0.0 आएगा। तो हम कैलकुलेट कर लेंगे नम्स डॉट लेंथ। अगर हमारे एरे की लेंथ स्टार्टिंग में ही किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है, तो उस केस में जो हमारा आउटपुट है वो आप क्या रिटर्न कर दो, 0.0 रिटर्न कर दो। ठीक है, अब नेक्स्ट चलाएंगे, हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे डबल सम नेम का, डबल सम, जिसकी स्टार्टिंग में वैल्यू क्या इनिशियलाइज करेंगे, हम 0 इनिशियलाइज करेंगे। अब मैं क्या करूंगी, यहाँ पे इस वाले एलिमेंट, इस वाले एरे के अंदर जो भी एलिमेंट होंगे उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले एक्सेस करना पड़ेगा। और फिर सारे एलिमेंट को एक्सेस करके किस वेरिएबल के अंदर मुझे ऐड करना है, सम नाम की वेरिएबल के अंदर ऐड करना है। तो अब मैं क्या करूंगी, फॉर ईच लूप का यूज करके मैं सारे के सारे एलिमेंट को क्या करूंगी, इटरेट करूंगी। तो यहाँ पे मैंने कौन से लूप लगाना है, फॉर ईच लूप को मैं यूज करूंगी नम नेम से। ठीक है, कौन से एलिमेंट आएंगे जो नम्स नाम के एरे के अंदर होंगे वो मेरे इस लूप के इस वेरिएबल के अंदर आएंगे। ठीक है, अब मैं सिंपली क्या करूंगी, सम के अंदर जो भी आएंगे एलिमेंट नम के अंदर उसको क्या करती जाऊंगी, ऐड करती जाऊंगी। तो मेरा एक एक नंबर क्या होता जाएगा, यहाँ पे ऐड होता जाएगा। ठीक है, ये मेरी हो गई कंडीशन। और फिर मैं लास्ट में रिटर्न क्या कर दूंगी, मुझे क्या करनी है, एवरेज को रिटर्न करना है। तो जो भी मेरा सम होगा और टोटल हमारे एरे की जो लेंथ होगी उससे मैं क्या कर दूंगी, उसको डिवाइड कर दूंगी। एवरेज की कैसे निकालते हैं हम, जो भी हमारा टोटल नंबर ऑफ सम होता है उनसे, और जितने हमारे एलिमेंट प्रेजेंट है उससे निकालते डिवाइड करके। तो सिंपली मैं क्या कर दूंगी, सम डिवाइडेड जो भी मेरे एरे की लेंथ होगी हम क्या कर देंगे, उससे डिवाइड करके हमारे क्या आ जाएगा, एवरेज कैलकुलेट हो जाएगा। सिंपली अब मैथ में कैसे एवरेज कैलकुलेट करते हो, उस दिमाग लॉजिक को दिमाग में रख के इस कोड को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने सिंपली क्या किया है, अगर मेरे नम्स की लेंथ है जो स्टार्टिंग में, अगर मेरे एरे की लेंथ ही 0 है, मतलब उसके अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है, तो उस केस में हम रिटर्न कर देंगे 0 0। अब हम क्या क्रिएट करना चाहते हैं, अपनी एवरेज कैलकुलेट करना चाहते हैं। एवरेज से पहले मुझे उस पूरे एरे का सम भी तो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने क्या निकाला, उसका पूरा का पूरा सम निकाला। और उस सम को फिर उस एरे को एक्सेस करने के लिए मैंने कौन सा लूप यूज किया, फॉर ईच लूप यूज किया है। अब जो नम्स के अंदर एरे के एलिमेंट प्रेजेंट होंगे वो एक एक करके इस नम्स नाम के उसके अंदर जाएंगे, वेरिएबल्स के अंदर, और जो ही इसके अंदर जा रहे हैं वो सम के अंदर क्या होते जा रहे हैं, ऐड होते जा रहे हैं। ये इस तरीके से हमने क्या किया, पूरे के पूरे जो भी एरे एलिमेंट होगा उनका सम कैलकुलेट किया है। और उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे सिर्फ हमने एवरेज को क्या किया है, रिटर्न किया है। तो इस तरीके से मैंने इस कोड को क्या किया है, राइट किया है। अब मैं क्या करूंगी, मेन फंक्शन बनाऊंगी और वहां से इसको क्या करूंगी, कॉल करूंगी। बट उससे पहले मैं क्या करूंगी, इसको कॉल करूंगी। तो मैं यहाँ पे क्या कर दूंगी, सिस्टम डॉट आउट, मुझे किसको कॉल करना है, एवरेज को कॉल करना है, तो एवरेज नम्स। ठीक है, यहाँ पे मैंने इनम सेट नहीं नम्स लिखेंगे हम, यहाँ पे नम्स। ठीक है, यहाँ पे नम्स क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि हमने एरे क्रिएट नहीं किया। सपोज यहाँ पे मैं डबल नाम का कोई एरे क्रिएट कर देती हूँ, डबल। ठीक है, डबल नाम को कोई एरे क्रिएट कर देती हूँ डबल एन नेम से। सपोज यार यहाँ पे मैं पास कर देती हूँ एलिमेंट 1 2 3 4 5। इस तरीके से मैंने क्या पास कर दिया, यहाँ पे एक एरे पास कर दिया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगी, इस वाले
पैरामीटर को यहाँ पास कर दूंगी एवरेज वाले के अंदर। तो इस तरीके से यहाँ पे मेरे इसके लिए क्या आएगी, एवरेज कैलकुलेट हो क्या आएगी, पूरे मेरे एरे की लेंथ कितनी है, 5 है, और जब हम इसका एप सम निकालेंगे वो कितना आएगा, वो सारा कैलकुलेट हमको होके हमारे आउटपुट पे क्या होएगा, शो होएगा। मैंने क्या किया, इसको रन करा है। रन करने पे जो हमारा आउटपुट आ रहा है वो क्या आ रहा है, 3.0, क्योंकि इसका कैलकुलेशन होएगा पहले एक एक का। 2 + 1 3, 3 + 3 6, 6 + 4 क्या होता है 10, 6 + 4 10, एंड 10 + 5 15। अब 15 को मैं 5 से डिवाइड करूंगी तो उसका आउटपुट इंटीजर में 3 आएगा, बट डबल में कितना आएगा 3.5। ये मेरी आगे पूरी की पूरी एवरेज कैलकुलेट होके। अगर इन केस यहाँ पे मैं सिर्फ एम्प्टी दे दूं, कुछ भी वैल्यू ना दूं, तो यहाँ पे मेरा आउटपुट क्या आना चाहिए, 0.0 आएगा। तो यहाँ पे मेरा आउटपुट क्या है, 0.0 आया। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, एवरेज कैलकुलेट करते हैं। अब मैं क्या करती हूँ, इस कोड को एक बार आपको समझाती हूँ कि जो मैंने कोड में लिखा है वो एक्चुअल में है क्या। ठीक है, नेक्स्ट पे हम इस कोड की हायरार्की को समझेंगे कि मैंने एक एक चीज लिखी क्या है। सबसे पहले मैंने क्या किया है, कोड लिख दिया। अब मैंने चेक कर लियो, अगर मैंने फर्स्ट पे लिख लगाया, अगर मेरे नम्स की लेंथ क्या है, नम्स डॉट लेंथ इक्वल्स टू किसके इक्वल हो गई, 0 के इक्वल हो गई, तो उस केस में जो मेरा आउटपुट आएगा वो कितना रिटर्न होके आना चाहिए, 0.0 आएगा। ठीक है, ये वाली कंडीशन तब है जब मेरे एरे के अंदर एक भी एलिमेंट प्रेजेंट ना हो। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, कंडीशन कब है, जब मेरे एरे के अंदर एक भी एलिमेंट क्या ना हो, प्रेजेंट ना हो। ठीक है, एक भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं हो। ठीक है, प्रेजेंट ना हो। ठीक है, एम्प्टी एरे हो, कैसे, इंट एक एरे हमने क्रिएट किया एम नेम से, और ये है। तो इस तरीके की कंडीशन में हम ये वाली कंडीशन चेक करते हैं। अगर मेरे लम्स के लेंथ क्या है, 0 के इक्वल है, तो उस केस पे हम क्या कर देंगे, रिटर्न 0.0 रिटर्न कर देंगे। उसके बाद मैंने क्या किया है, मैंने एक सम नाम का वेरिएबल बनाया है। ठीक है, क्योंकि हमें डबल में डेटा चाहिए तो मैं डबल नाम का ही क्या करूंगी, वेरिएबल वो करूंगी, डेटा टाइप यूज। सम नेम का मैंने वेरिएबल बनाया, इनिशियल में जिसकी वैल्यू मैंने क्या दी है, 0 दी है। अब मुझे क्या करना है, एवरेज कैलकुलेट करने के लिए पहले मुझे जितने एलिमेंट प्रेजेंट है उनका टोटल निकालना पड़ता है, और फिर मैं क्या करती हूँ, एवरेज कैलकुलेट करती हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या किया, उसके लिए हम कौन सा लूप यूज करते हैं, फॉर ईच लूप यूज करते हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, फॉर ईच लूप का यूज करके एक वेरिएबल क्रिएट किया एन नेम से, और जो कि मेरे एरे का नेम होगा, नम्स नाम का सपोज कर लो मेरा नेम था एरे का, मैंने इससे सारे एलिमेंट क्या किए, इसके अंदर एक्सेस करें। ठीक है, और जो भी मेरे सम नाम की वेरिएबल था इसके अंदर इन एलिमेंट को क्या करते गई, मैं प्लस करती गई। पर एंड में यहाँ मैंने क्या रिटर्न कर दिया, जो भी मेरा एवरेज होगा उसको मैंने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया सिंपली, नम्स डॉट लेंथ के। फॉर एग्जाम्पल मैं क्या आती हूँ, मैंने एक एरे क्रिएट किया है यहाँ पे डबल नेम से। ठीक है, डबल एन, यहाँ पे मैंने एक एरे क्रिएट कर दिया। ठीक है, सपोज 1 5 10 एंड 10 दोबारा। ठीक है, यहाँ पे मैंने एरे क्रिएट किया है। अब एक सबसे पहला जो एलिमेंट एन के अंदर जाएगा वो ये जाएगा नम से इटरेट होके, तो सम के अंदर जो वैल्यू आएगी सबसे पहले वो क्या हो गई, 1 हो गई। 1 के बाद सम की वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगी, इनिशियलाइज में जो मेरी स्टार्टिंग वैल्यू सम की 0 है, अपडेट होके 1 हो गई। अब ऐसे ही ये वाला एलिमेंट जाएगा, सम के अंदर 5 ऐड होगा, फिर ये एलिमेंट जाएगा इसके अंदर 10 होके, सम के अंदर ये एलिमेंट ऐड हो गया, फिर यहाँ पे 10 हो गया। तो इस तरीके से पूरा पूरा सम कैलकुलेट हो गया। इसका सम क्या आएगा, 20, और 20 और 5 25 26। तो इस तरीके से मेरी पूरी की पूरी वैल्यू कैलकुलेट होके आई। तो ये मेरी सिर्फ सम की वैल्यू आई, जो मेरा सम आया वो टोटल कितना आया, 26 आया। अब मुझे कैलकुलेट क्या करनी है, एवरेज को कैलकुलेट करना है। तो सिंपली मैं क्या करूंगी, मेरे जो भी पूरे के एरे की लेंथ है मैं इससे क्या कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी। तो मेरा 26/4 मैं इससे क्या कर दूंगी, डिवाइड कर दूंगी। तो मेरे जो भी आउटपुट आएगा वो किस में आएगा, डेसिमल फॉर्मेट में आएगा। ठीक है, तो इसका आउटपुट कितना आएगा, 8 620। सिंपली मैंने क्या किया है, यहाँ पे 26/4 किया, 26 क्या है मेरा सम, और 4 क्या है, जो भी मेरे पूरे एरे की लेंथ है। ठीक है, वो मेरा क्या है,
नीचे नम्स ऑफ लेंथ, ठीक है। अब जब मैं इसको डिवाइड करूंगी तो इसके लिए मेरे पास जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, 6.5। इसका आउटपुट ये आ भी रहा है या नहीं, मैं इसको आपको एक बार आईडी पे क्या करा देती हूँ, चेक करा देती हूँ। हम क्या करते हैं, डायरेक्टली यहाँ पे हमारा जो एरे है इसमें यही वाले इनपुट पास करते हैं, 5, 1,5, 10, तो इसलिए इसके लिए हमारा आउटपुट क्या आना चाहिए, 6.5 आना चाहिए एवरेज। तो यहाँ पे मेरा एवरेज भी कितना आ रहा है, 6.5 आ रहा है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगर आपको अभी भी इस क्वेश्चन में थोड़ा सा भी डाउट है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रिकर्सिव पैलिंड्रोम चेक। इसमें हम दो चीजों का यूज करेंगे। हमारा एक टॉपिक है रिकर्जन और एक है स्ट्रिंग्स। हम इन दो टॉपिक्स का यहाँ पे क्या करने वाले हैं, यूज करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे हम एक रिकर्सिव मेथड लिखेंगे, ठीक है, जो क्या चेक करेगी कि हमारी स्ट्रिंग पैलिंड्रोम है या नहीं। पैलिंड्रोम क्या होता है, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि जो पैलिंड्रोम है वो होती क्या है। सपोज करो मैंने क्या नेम लिखा है, पैलिंड्रोम में मैं क्या ले सकती हूँ नेम, सपोज मैं नेम लिया मैडम, ठीक है। अब पैलिंड्रोम स्ट्रिंग वो होती है, अगर हम आगे से उसको रीड करें तो भी वो सेम पढ़ी जाए, पीछे से अगर हम उसको रीड करें तो भी वो सेम पढ़ी जाए। मतलब अगर मैं 121 आगे से रीड करूंगी तो 121 ही पढ़ा जाएगा, अगर मैं बैकवर्ड से रीड करूंगी तो भी वो 121 ही पढ़ा जाएगा। यहाँ पे मेरा एक नेम है, जैसे सपोज करो नितिन, ठीक है। यहाँ से मैं पढ़ूंगी तो भी नितिन आएगा, यहाँ से मैं पढ़ूंगी तो भी नितिन आएगा। तो पैलिंड्रोम स्ट्रिंग किस तरीके की स्ट्रिंग होती है, अगर मैं फॉरवर्ड से पढ़ूं तो भी वो स्ट्रिंग सेम होनी चाहिए, अगर मैं बैकवर्ड से पढ़ूं तो भी वो स्ट्रिंग क्या हो, सेम ही रीड हो। तो यहाँ पे हमने क्या बोला है, राइट रिकर्सिव मेथड दैट चेक वेदर a string read the same फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड, ठीक है। हमें एक रिकर्सिव मेथड बनाना है जो चेक करेगी जो हमारी स्ट्रिंग है वो पैलिंड्रोम है भी या नहीं, ठीक है। इग्नोरिंग केसेस, जो केसेस होते हैं उसको इग्नोर कर देंगे। आइडेंटिफाई द बेस केस बिफोर यू राइट द रिकर्सिव केस, ठीक है। रिकर्जन में हमारे पास दो चीजें होते हैं, एक बेस केस होती है, रिकर्सिव केस होता है। बेस केस हमें क्या बताता है कि हमें अपने जो भी रिकर्सिव कॉल है उसको कब स्टॉप करना है, ठीक है। और रिकर्सिव केस में हम क्या लगाते हैं, अपने मेथड को कॉल लगाते हैं। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है इस पैलेंड्रोम। इस पैलेंड्रोम क्या है, मेरे मेथड का नेम है, और यहाँ पे मैंने पैरामीटर पास किया है रेस का। इसके लिए जो मेरा आउटपुट आएगा वो ट्रू आएगा। कैसे आएगा, यहाँ पे सपोज करो मैंने लिखा रेस और यहाँ पे मैंने लिखा कार। यहाँ पे मैं पढ़ रही हूँ रेस कार, अगर मैं पीछे से पढ़ रही हूँ तो भी क्या आएगा, रेस कार ही आएगा, RACE और कार। तो इस तरीके से मेरे ये स्ट्रिंग क्या है, पैलिंड्रोम है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा एग्जाम्पल, हेलो। हेलो क्या है, हेलो हमारा कोई पैलिंड्रोम थोड़ी है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर मैं पढ़ू हेलो, यहाँ पे जो मेरे, अगर मैं बैकवर्ड से पढ़ूंगी तो मेरा पूरी की पूरी जो स्ट्रिंग है वो क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो रिक्वायरमेंट क्या है, सबसे पहले हमें किसी लूप का यूज नहीं करना, सिर्फ रिकर्जन का यूज करना है, ठीक है। और कंपैरिजन में केस सेंसिटिव होना चाहिए। केस सेंसिटिव इन द सेंस, अगर मैंने ए लिखा तो वो अलग ट्रीट होगा, क्योंकि ASCII वैल्यू चेंज हो जाती है इनकी। ए के लिए हमारे पास कुछ और होते हैं और स्मॉल ए के लिए हमारे पास ASCII वैल्यू कुछ और होते हैं, इसलिए ये केस सेंसिटिव होगा, ठीक है। पैलिंड्रोम क्या होता है मैंने वो बता दिया। पैलिंड्रोम वो वर्ड है या वो सीक्वेंस होता है जो फॉरवर्ड और बैकवर्ड को क्या करे, सेम ही रीड करे। यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल भी दे दिया, फॉर एग्जाम्पल मैडम एंड नितिन, ठीक है। अब हमें रिकर्सिव थिंकिंग सोचनी है कि हम रिकर्जन का यूज यहाँ पे कैसे लगा सकते हैं, ठीक है। रिकर्जन में सबसे इंपॉर्टेंट केस दो ही होते हैं। सबसे पहला हमारे पास होता है बेस केस, हमें बेस केस सोचना है कि हमें बेस केस क्या रखना है, और सेकंड हमारा रिकर्सिव केस, ठीक है। ये दो चीजें होती है हमारे रिकर्सिव में जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। रिकर्सिव केस में क्या होता है, पहले बेस केस के आइडेंटिफाई जरूर करनी होती है, हमें आइडेंटिफाई हमें सबसे पहले बेस केस करना है, उसके बाद हमें रिकर्सिव केस को लिखना है। तो ठीक है, अगर हम बेस केस सपोज करें, अगर मेरे स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, या तो 0 है या 1 है, अगर मेरी स्ट्रिंग की लेंथ 0 है या 1 है तो वो तो ऑटोमेटिकली क्या है, पैलिंड्रोम है। अगर मैं क्या सपोज करूं m है, ये मेरी स्ट्रिंग की लेंथ क्या है, 1 है, तो ये ऑटोमेटिकली पैलिंड्रोम है। अगर मेरे स्ट्रिंग में कुछ भी नहीं है, सपोज करो ब्लैंक है, तो ये भी क्या है, ऑटोमेटिकली हमारा
पैलेंड्रोम है। तो हमारा बेस केस क्या बना, अगर मेरी स्ट्रिंग की लेंथ 0 है या 1 है, तो उस केस पे जो हमारा स्ट्रिंग हमको रिटर्न होके आएगी वो पैलेंड्रोम होके आएगी। ठीक है, तो ये दोनों तो है पैलेंड्रोम 0 और 1 के केस में। ठीक है, अगर मैं सपोज करूं, इफ यहाँ पे कोड लिखती हूँ, अगर एस की लेंथ क्या है, एस डॉट लेंथ लेस देन इक्वल टू 1 है, लेस देन इक्वल टू 1 है या इक्वल है 1 के, तो उस केस में जो मेरा आउटपुट आएगा वो रिटर्न होगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, अपने बेस केस को राइट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास रिकर्सिव केस। रिकर्सिव केस क्या होगा, अब फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। सपोज करो मेरे पास है ये वाली स्ट्रिंग रेस कार। अब हम कौन सी अप्रोच डिस्कस कर रहे हैं, हमारी रिकर्सिव वाली। ठीक है, रिकर्सिव में क्या होगा, जो हमारा ये वाला करेक्टर होगा और ये वाला करेक्टर होगा, इन दोनों को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। यहाँ पे टू पॉइंटर अप्रोच का यूज होगा हमारा। ठीक है, यहाँ पे हम क्या करेंगे, टू पॉइंटर अप्रोच का भी यूज कर सकते हैं। आगे चल के देखेंगे कि हम इसमें क्वेश्चन में नीड है या नहीं है, बाकी हम देखेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर होगा और जो इसका लास्ट कैरेक्टर होगा, हम क्या करेंगे, उसको कंपेयर करेंगे। जो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर है वो क्या है, हमारा आर, और हमारा लास्ट कैरेक्टर भी क्या है, आर। तो इन दोनों केस में जो ये हमारे कैरेक्टर है लास्ट और फर्स्ट, वो क्या है, सेम है। ठीक है, तो अब फर्स्ट और लास्ट क्या करेंगे, हम रिमूव करके जो रिमेनिंग की स्ट्रिंग्स है उनको चेक करेंगे। ये फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर हमारे सेम आ गए। अब हम क्या करेंगे, जो बाकी की स्ट्रिंग्स है उनको चेक करेंगे, ये भी सेम आ रही है, ए और ए भी सेम आ रहा है। फिर हम और बाकी की स्ट्रिंग चेक करेंगे, सी और मेरा सी भी सेम आ रहा है। इस तरीके से हमें क्या पता चला कि जो ये हमारी स्ट्रिंग्स है वो क्या है, जो ये हमारी स्ट्रिंग है वो क्या है, पैलेंड्रोम है। अब लास्ट में बचा मेरा ई। अगर किसी स्ट्रिंग्स में एक कैरेक्टर होता है तो एक्चुअली ऑटोमेटिकली क्या होते हैं, यहाँ पे पैलेंड्रोम होते हैं। और यही हमारा क्या था, बेस केस है। अगर मेरे स्ट्रिंग में एक भी एलिमेंट बचा या 0 एलिमेंट बचा, तो वो क्या हो जाएगी, मेरी पैलेंड्रोम हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कोड करके देखेंगे। ठीक है, यहाँ पे सिंपली हम क्या करेंगे, इसको कोड करेंगे। एक एक पहले हम आईडी को ओपन करेंगे, एक बार इसको पॉज करके जरूर ट्राई करिएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, क्लास क्रिएट करेंगे। यहाँ पे मैं क्लास क्रिएट करूंगी, किस नेम से, पैलेंट पैलेंड्रोम नेम से, पैलेंड्रोम ट्रैक से। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, एक मेथड क्रिएट करना है। तो यहाँ पे मुझे क्या चेक करना है कि जो मेरी स्ट्रिंग है वो पैलेंड्रोम है या नहीं। तो ये क्या है, मेरा बुलियन टाइप का डेटा है। अगर मेरी स्ट्रिंग होगी पैलेंड्रोम तो मेरे पास ट्रू आएगा, अगर नहीं होगी तो मेरे पास आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो सिंपली मैं क्या करती हूँ, यहाँ पे बुलियन टाइप का डेटा टाइप क्या करूंगी, मैं यूज करूंगी अपनी स्ट्रिंग को चेक करने के लिए कि वो पैलेंड्रोम है भी या नहीं। ठीक है, यहाँ पे मैं नेम क्या रख रही हूँ अपनी मेथड का, पैलेंड्रोम। और यहाँ पे मैं क्या इनपुट पास कर दूंगी, स्ट्रिंग को पास कर दूंगी। यहाँ पे पैरामीटर यहाँ पे अगर मेरी स्ट्रिंग क्या है, नल है, मतलब कुछ भी नहीं है उस स्ट्रिंग के अंदर, तो उस केस में जो मेरा आउटपुट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, क्या आएगा मेरा आउटपुट उस केस में, फॉल्स आएगा। ठीक है, अगर मेरी स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है तो वो मेरा आउटपुट क्या आएगा, स्ट्रिंग नल है, मतलब उसके अंदर अभी कुछ भी नहीं है, हमने कुछ नहीं डेटा डाल रखा, तो उस केस में जो मेरा आउटपुट आएगा वो नल आएगा। नेक्स्ट केस क्या बनेगा, अगर मेरी स्ट्रिंग की लेंथ या तो 1 है या 1 से छोटी है, तो उस केस में जो मेरा आउटपुट आएगा वो ट्रू आएगा। यहाँ पे फॉल्स क्यों आ रहा है, एस इज इक्वल्स टू नल पे। नल पे क्या होगा, कोई भी चीज नहीं होगी, वो स्ट्रिंग अभी तक क्रिएट भी नहीं हुई होगी। तो उस केस में जो मेरा आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, फॉल्स आएगा। तो अगर हम चेक करें नेक्स्ट केस हमारा, अगर अगर हमारे क्या करें, एस की लेंथ है, जो स्ट्रिंग की लेंथ है, अगर किसके लेस देन इक्वल है, किसके 1 के, या तो 1 के इक्वल हो या 1 से कम हो, तो उस केस में हमारा जो ये आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, ट्रू आएगा। तो हम यहाँ क्या रिटर्न करेंगे, अपना ट्रू रिटर्न करेंगे। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम फर्स्ट कैरेक्टर और लास्ट कैरेक्टर को क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं रिकर्सिव अप्रोच में। ये तो मेरे सिर्फ बेस केसेस बने हैं। अगर एस नल हो तो रिटर्न फॉल्स कर दो, और अगर एस की वैल्यू क्या हो, लेस देन इक्वल्स टू 1 हो, या तो 1 के इक्वल हो या 1 से छोटे हो, तो उस केस में क्या कर दो, ट्रू रिटर्न कर दो। अब हम किसका यूज करेंगे, यहाँ पे हमारे
रिकर्सिव केस को बनाएंगे। यहाँ पे रिकर्सिव केस में हमारी अप्रोच क्या आती कि हमारा जो स्ट्रिंग का फर्स्ट कैरेक्टर होगा और जो लास्ट कैरेक्टर होगा हम उसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अगर वो सेम है तो उन वाले कंपैरिजन में जो बाकी की स्ट्रिंग बची है फिर हम उसको कंपेयर करेंगे, ऐसे हम कंपेयर करते जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से हमारी ये चली थी रिकर्सिव अप्रोच। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, कैर, यहाँ पे मैं क्या करूंगी, कैरेक्टर बाय कैरेक्टर हम क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैं पूरे स्ट्रिंग को किस में कन्वर्ट करूंगी, कैरेक्टर में कन्वर्ट करूंगी। तो मैं क्या करूंगी, कैर फर्स्ट, यहाँ पे हमारे पास कैरेक्टर नाम की ऑलरेडी जावा डॉट लैंग में हमारे पास क्या होते हैं, क्लास प्रेजेंट होते हैं, तो हम इसका यहाँ पे यूज कर लेंगे। तो मेरे को क्या करना है, इसको लोअर केस में क्या करना है, कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पे मैं सिंपली कौन सी क्लास का यूज करूंगी, टू लोअर केस, तो एस डॉट लेंथ। ठीक है, एस डॉट जो भी हमारा फर्स्ट पे प्रेजेंट होगा कैरेक्टर उस पे। तो अभी जो मेरा फर्स्ट है वो क्या है, मेरा आर है। ठीक है, जो मेरा फर्स्ट कैरेक्टर होगा, फर्स्ट मतलब जो मेरे जिसका इंडेक्स 0 है वो वाला मेरा फर्स्ट कैरेक्टर होगा, जिसका इंडेक्स लास्ट है वो मेरा क्या होगा, लास्ट कैरेक्टर होगा। तो सिंपली मैं यहाँ पे क्या क्रिएट करूंगी, अब अपने लास्ट कैरेक्टर को क्रिएट करूंगी। तो मेरा कैरेक्टर क्या आएगा, कैरेक्टर डॉट टू लोअर केस। अब यहाँ पे क्या होगा, एस डॉट लेंथ -1, तो यहाँ से मेरा पूरा लास्ट कैरेक्टर आएगा। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ठीक है, एस डॉट कैर एट आएगा, सॉरी यहाँ पे मैंने लेंथ कर दिया, एस डॉट कैर एट। ठीक है, एस डॉट कैर एट, और इसके अंदर मैं डालूंगी जो भी मेरे एस डॉट लेंथ है उसका जो -1 होगा वो आएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने सिंपली क्या लिखा है, लास्ट कैरेक्टर में मैंने सबसे पहले अपनी स्ट्रिंग को कैरेक्टर में कन्वर्ट किया है, कैरेक्टर के लोअर केस में कन्वर्ट किया है, सॉरी। अब यहाँ पे कौन सी कैरेक्टर पे जो भी मेरे लास्ट स्ट्रिंग होगी उसको कन्वर्ट किया है मैंने। हमारा क्या हमने इंडेक्स बताना है ना यहाँ पे कि कौन सा इंडेक्स लेना है, तो जो भी हमारा लास्ट इंडेक्स होगा वो वैल्यू वैल्यू यहाँ पे हमारे लास्ट वो की वैल्यू कैरेक्टर की। तो हम इसके थ्रू क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। अब हम यहाँ कंपेयर करेंगे, अगर मेरे फर्स्ट कैरेक्टर और जो मेरा लास्ट कैरेक्टर वो इक्वल नहीं है, अगर मेरा जो फर्स्ट कैरेक्टर है, यहाँ पे कंपेयर क्या करूंगी, अगर मेरा जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो इक्वल नहीं है किसके, लास्ट वाले के, तो उस केस में जो मेरा आउटपुट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, अगर मेरा फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर ही इक्वल नहीं हो तो उस केस में तो रिटर्न फॉल्स ही आएगा कि आपका ये डेटा क्या नहीं है, सेम नहीं है। अदरवाइज हम क्या रिटर्न कर देंगे, रिटर्न कर देंगे हमारे ट्रू को। तो यहाँ पे मैं रिटर्न कर दूंगी अदरवाइज ट्रू, कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो क्या है, पैलिंड्रोम है। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने क्या किया, कोड क्रिएट किया है। सबसे पहले हमने अपना बेस केस बनाया, अगर मेरी स्ट्रिंग क्या है, अभी नल है, वो अभी तक क्रिएट भी नहीं हुआ है, तो उस केस में जो मेरा डेटा है, आउटपुट आएगा वो फॉल्स आएगा। अब हम यहाँ पे चेक करें, अगर मेरी स्ट्रिंग की लेंथ या तो 1 है या मेरे 1 से कम है, तो उस केस में जो मेरा आउटपुट आएगा वो 0 आएगा। ठीक है, और अगर रिटर्न आएगा मेरा ट्रू। और अब हम क्या कर रहे हैं, अब रिकर्सिव केस का यूज कर रहे हैं। रिकर्सिव में हम क्या कर रहे थे, जो हमारा फर्स्ट कैरेक्टर था और लास्ट कैरेक्टर था उसको हम कंपेयर कर रहे थे। मेरा फर्स्ट कैरेक्टर क्या होगा, इंडेक्स 0 पे होगा, और जो मेरा लास्ट कैरेक्टर है वो हमारा लास्ट इंडेक्स होगा। ठीक है, और अगर मेरे फर्स्ट और लास्ट कैरेक्टर की वैल्यू क्या नहीं होती, सेम नहीं होती, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, फॉल्स रिटर्न कर देंगे। और अगर मेरे क्या होती है, अदरवाइज हम क्या रिटर्न करेंगे यहाँ पे कि जो मेरा स्ट्रिंग है वो क्या है, पैलिंड्रोम है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, रिटर्न करूंगी इस पैलिंड्रोम। ठीक है, अब एस के अंदर की जो सबस्ट्रिंग होगी, एस डॉट सबस्ट्रिंग, ठीक है, 1 से लेके कॉमा एस डॉट लेंथ -1, यहाँ पे हम क्या करा रहे हैं, अपनी पूरी की पूरी उसको स्ट्रिंग को क्या करा रहे हैं, प्रिंट ही करा रहे हैं एक तरीके से। यहाँ पे जो मेरा पहला इंडेक्स है वो यहाँ से लेके जो भी मेरे लास्ट इंडेक्स की वैल्यू वो यहाँ तक क्या हो जाएगी, प्रिंट होगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, हमारा पूरा का पूरा यहाँ से पैलिंड्रोम स्ट्रिंग क्या हो जाएगी, कन्वर्ट हो जाएगी। अब हम क्या करेंगे, मेन मेथड क्रिएट करेंगे और इसको क्या करेंगे, इसको कॉल करेंगे। सबसे पहले मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग क्रिएट कर लेती हूँ, स्ट्रिंग एस नेम से, स्ट्रिंग एस। यहाँ पे सपोज करो मैंने स्ट्रिंग पास कर दी, आई लव टू डू प्रोग्रामिंग, आई लव टू डू प्रोग्रामिंग। ठीक है, अब क्या होगी, पूरी की पूरी स्ट्रिंग क्या हो जाएगी मेरी,
कंपेयर होगी पहले फर्स्ट एंड लास्ट, इस तरीके से हमें बताएगा कि जो मेरी स्ट्रिंग है वो क्या है, पैलिंड्रोम है या नहीं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे इसको कॉल करेंगे इस पैलिंड्रोम वाले को, और यहाँ पे मैं क्या करूंगी, इसका पैरामीटर पास कर दूंगी एस नेम से। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगी, इसको रन करूंगी। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आना चाहिए, आउटपुट फॉल्स आएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसका फर्स्ट कैरेक्टर मैच होगा और इसका लास्ट कैरेक्टर, तो ये दोनों मैच ही नहीं कर रहे, तो उस केस में जो हमारा डेटा आएगा वो फॉल्स आएगा। सपोज करो अगर मैं सिर्फ इतना लिखती हूँ, रेस कार, ठीक है, रेस और कार, ये मैंने लिखा, तो इस केस में जो हमारा आउटपुट आना चाहिए वो क्या आना चाहिए, ट्रू आना चाहिए, क्योंकि इसका फर्स्ट कैरेक्टर, ये वाला इसका फर्स्ट कैरेक्टर, ये वाला इसका लास्ट कैरेक्टर, दोनों सेम है। फिर हम आधी स्लाइस करके इसकी कंपेयर करेंगे, इस आधी स्ट्रिंग को, ए और ए भी मैच कर रहा है, सी और सी भी मैच कर रहा है। तो इस तरीके से जो मेरी स्ट्रिंग क्या है वो पैलेंड्रोम है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी क्या हो, अच्छे से क्लियर हुआ हो माइंड में। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यूज में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है पैलिंड्रोम वाला। ठीक है, इसको अगर आपको समझ नहीं आया तो एक बार रिवाइज जरूर करेगा, रिवाइंड करके जरूर देखिएगा इस वीडियो को। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारा, कमांड लाइन का यूज करके हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको यूज करेंगे। तो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है ये थोड़ा हार्ड पड़ता है। ठीक है, अब हम इसको धीरे धीरे एक एक लाइन से समझेंगे कि इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट, यहाँ पे किन किन चीजों का आपको नॉलेज होनी चाहिए। सबसे पहले कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट पासिंग क्या होती है, ठीक है, मेथड्स का यूज हम कैसे करते हैं, स्ट्रिंग कंपैरिजन कैसे होता है, स्ट्रिंग को हम कंपेयर कैसे करते हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्ट म्यूटेशन। तो क्वेश्चन क्या है, हर कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट एक वर्ड होगा। ठीक है, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट क्या होगा, जो भी हमारा एक एक कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट होगा क्या होगा, वर्ड होगा। ईच कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट इज वन वर्ड। ठीक है, हर कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट क्या होगा, मेरा एक वर्ड होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात करूं, जावा वर्ड काउंट जावा इज फन, तो टोटल जो मेरा आएगा वो कितने एक्सपेक्टेड आना चाहिए, 3 आना चाहिए। अब मेरे लॉन्गेस्ट क्या है, जावा। ठीक है, हम क्या कर रहे हैं, एक वर्ड स्टैट क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है, मेरा एक्सपेक्टेड टोटल कितना है, यहाँ पे 3 है, इसका मतलब क्या है मैं अभी बताऊंगी। ठीक है, यहाँ पे मेरा सिंपल सा मतलब है, जो मेरे टोटल आएगा वो 3 आना चाहिए आउटपुट, और जो मेरी लॉन्गेस्ट वर्ड सेट आएगी वो आनी चाहिए जावा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसकी हमने कोई क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी वर्ड स्टैट नाम से, जिसमें हम क्या पास करेंगे, 2 डेटा मेंबर्स पास करेंगे, टोटल वर्ड और जो मेरा लॉन्गेस्ट वर्ड होगा उसको पास करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हमको 2 फील्ड देनी है। टोटल वर्ड्स का मतलब क्या है, टोटल कितने वर्ड्स प्रोसेस हुए हैं। ठीक है, टोटल कितने वर्ड यहाँ पे प्रोसेस हुए हैं। ठीक है, और मेरा हम लॉन्गेस्ट वर्ड का मतलब अब तक का सबसे लॉन्गेस्ट वर्ड कौन सा है हम ये बताएंगे। ठीक है, तो प्रोसेस करेंगे मेथड्स में, हमने एक प्रोसेस नाम का क्या बनाया, एक मेथड बनाया है, जिसमें मैंने क्या पास किया है, वर्ड सेट एस को पास किया है, इस वाले को पैरामीटर को पास किया है, और स्ट्रिंग वर्ड को पास किया है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वर्ड स्टैट्स हम एक ऑब्जेक्ट रेफरेंस है। ठीक है, क्या है हमारे पास, ये ऑब्जेक्ट रेफरेंस पास कर रहे हैं। तो मेथड के ऑब्जेक्ट की जो फील्ड होगी क्या करें हम उसको, ताकि मॉडिफाई कर सके, इसको हम क्या कर सके, मॉडिफाई कर सके, इसलिए हमने क्या पास किया है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का रेफरेंस पास किया है। अगर मुझे मेथड की फील्ड को क्या करना पड़े, जो भी ये मेथड है इसकी फील्ड को मॉडिफाई करना पड़े, तो उसके लिए हम ऑब्जेक्ट रेफरेंस का यूज करते हैं, क्योंकि रेफरेंस के अंदर हमारी क्या होती है, ऑब्जेक्ट मॉडिफाई होता है। अगर हम पास बाय वैल्यू का यूज करते हो तो हमारा जो डेटा होता है वो क्या होता है, मॉडिफाई नहीं होता। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको कोड करके देखेंगे और कोड की हेल्प से समझेंगे कि ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, फिर मैं आपको इसको ड्राई रन करके दिखाऊंगी कि कैसे ये वर्क कर रहा है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली अपनी आईडी को ओपन करेंगे, यहाँ पे मैं क्लास क्रिएट करूंगी, यहाँ पे एक किस नेम से करते हैं, हमारे यहाँ पे उसका नेम क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन का नेम है कमांड लाइन वर्ड सेट। तो यहाँ पे मैं कर लेती हूँ लाइन वर्ड के नाम से हमारे क्लास का नेम क्रिएट। यहाँ पे मैंने क्लास क्रिएट कर ली लाइन वर्ड नाम से। अब मैं क्या क्रिएट करूंगी, यहाँ पे हमको क्या करना है, पहले मेथड क्रिएट कर, सबसे पहले क्लास क्रिएट करनी है, एक और क्लास जिसका नेम क्या है, वर्ड स्टार्ट। यहाँ पे हम क्लास क्रिएट करेंगे, यहाँ पे किस नेम से, वर्ड स्टैट नेम से।
वर्ड, यहाँ पे कैपिटल में आएगा वर्ड, स्टैट्स नेम से। यहाँ पे मैंने अपनी क्लास को क्या कर लिया, क्रिएट कर लिया। अब यहाँ पे मैं दे दूंगी यहाँ पे फील्ड इंट टोटल वर्ड्स, कितने टोटल वर्ड्स हमारे स्ट्रिंग में, कितने प्रोसेस हुए हैं, और हमारा लॉन्गेस्ट वर्ड क्या है स्ट्रिंग के अंदर, स्ट्रिंग लॉन्गेस्ट वर्ड। ठीक है, ये कितने हमारे वर्ड्स है वो प्रोसेस हुए, ये टोटल वर्ड बताएगा। हमारे स्ट्रिंग के अंदर लॉन्गेस्ट वर्ड कितने, वो हमारा ये वाली फील्ड बताएगी। अब हम सिंपली क्या करेंगे, इसके अंदर इसका एक रेफरेंस पास करेंगे वर्ड सेट का। तो हम क्या करूंगी, यहाँ पे रेफरेंस पास कर दूंगी वर्ड एस नेम से। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या क्रिएट करूंगी, स्ट्रिंग क्रिएट करूंगी वर्ड नेम से। यहाँ पे मैं पैरामीटर पास करूँ सिंपली। ठीक है, अब मैंने क्या किया, सॉरी सॉरी मैंने क्लास में क्रिएट कर दिया, मुझे किस में देना है, ये मेथड में देना है, इसलिए ये एरर शो कर रहा है। अब हम क्या क्रिएट करेंगे, यहाँ पे स्टैटिक, यहाँ पे वॉइड, यहाँ पे हमें कोई रिटर्न में नहीं चाहिए, हमें सिर्फ बताना है कि कितने वर्ड हमारे प्रोसेस हुए और कितना लॉन्गेस्ट वर्ड है एक्चुअल में हमारी स्ट्रिंग के अंदर। तो हम क्या करेंगे, हमारे प्रोसेस हमारे क्या है, मेथड का नेम, और यहाँ पे मैं क्या करूंगी अपने, यहाँ पे मैं क्रिएट करूंगी अपने मेथड का नेम, स्टैटिक वॉइड प्रोसेस। अब यहाँ मैं वर्ड स्टैट का क्या, क्लास का रेफरेंस पास कर रही हूँ यहाँ पे। तो मैं क्या पास करूंगी यहाँ पे, इसका रेफरेंस, और मेरे को क्या पास करना है, वर्ड पास करना है, स्ट्रिंग वर्ड। तो इस तरीके से मैंने क्या किया, मेथड क्रिएट किया प्रोसेस नाम का, जिसमें मैंने क्या दिया है, क्लास का रेफरेंस पास किया, और यहाँ पे हमने क्या किया, एक पैरामीटर दिया है स्ट्रिंग वर्ड नेम से। ठीक है, अब हम क्या क्रिएट करेंगे, एस डॉट टोटल वर्ड्स। ठीक है, जो भी हमारे टोटल वर्ड होंगे उसको क्या कर दो, प्लस प्लस कर दो। ठीक है, स्टार्टिंग में ये मैंने क्या किया, मैं एक एक लाइन का मतलब आपको समझाऊंगी। तो एस डॉट, सबसे पहले मैं क्या कर लू, इस पूरे के पूरे कोड को आपके लिए राइट कर देती हूँ। एस डॉट लॉन्गेस्ट वर्ड, यहाँ पे हम क्या चेक करेंगे, अगर हमारा लॉन्गेस्ट वर्ड अगर नल के इक्वल है, मतलब हमारे स्ट्रिंग में कोई लॉन्गेस्ट वर्ड प्रेजेंट ही नहीं है, या फिर एक और कंडीशन लगाएंगे हम, वो क्या होगी, और में अगर मेरे वर्ड की लेंथ क्या है, ज्यादा है किससे, जो भी एस्ट का लॉन्गेस्ट वर्ड की लेंथ है उससे, मतलब मेरा जो वर्ड है उसकी लेंथ किससे ज्यादा है, मेरे जो एस डॉट लॉन्गेस्ट वर्ड डॉट लेंथ है इससे ज्यादा हो जाती है। अगर मेरा जो वर्ड सेट है इससे अगर मेरी लेंथ क्या हो जाए, इस वर्ड की लेंथ क्या हो जाए, ज्यादा हो जाए, तो उस कंडीशन हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, चेक कर रहे हैं। तो यहाँ पे दो कंडीशन चेक हो गई मेरी, या तो अगर मेरे एस डॉट जो लॉन्गेस्ट वर्ड है या तो ना लो, मतलब हमारे स्ट्रिंग में कोई प्रेजेंट ही नहीं है लॉन्गेस्ट वर्ड, या फिर अगर मेरे वर्ड लेंथ की जो लेंथ है वो ज्यादा है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, सिंपली क्या करेंगे, एस डॉट जो लॉन्गेस्ट वर्ड है वो मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, वर्ड के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, किसके इक्वल हो जाएगा, हमारे वर्ड के इक्वल हो जाएगा। एस डॉट जो लॉन्गेस्ट वर्ड है वो किसके इक्वल हो जाएगा, मेरे वर्ड के इक्वल, इस वाले वर्ड, वर्ड जो है सॉरी वर्ड जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, मेरा एस डॉट लॉन्गेस्ट वर्ड के इक्वल हो जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया है, अगर इफ वाले लूप चला है, अगर मेरा एस डॉट लॉन्गेस्ट वर्ड किसके इक्वल है, नल के इक्वल है, या मेरे जो वर्ड की लेंथ है वो किससे बड़ी है, एस डॉट लॉन्गेस्ट वर्ड की लेंथ से क्या है, बड़ी है, तो जो मेरा वर्ड है वो किसके इक्वल हो जाएगा, मेरे एस डॉट लॉन्गेस्ट वर्ड के। मतलब अगर इस स्ट्रिंग के अंदर मेरे कोई वर्ड की लेंथ क्या हो गई, जो ऑलरेडी एस डॉट लॉन्गेस्ट वर्ड है प्रेजेंट है, तो उससे बड़ी आ गई, तो जो मेरा एस डॉट लॉन्गेस्ट वर्ड है वो क्या हो जाएगा, मेरा इसके वर्ड है वो इसके इक्वल हो जाएगा, एस डॉट लॉन्गेस्ट वर्ड के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सिंपली हम क्या क्रिएट करना है, अब हम अपना मेन फंक्शन कॉल करना है। तो हम यहाँ पे क्या करूंगी, अपना मेन फंक्शन बनाऊंगी, और यहाँ पे मैं अपना ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगी। सबसे पहले तो अपनी क्लास का वर्ड स्टैट का न्यू वर्ड स्टैट, न्यू वर्ड स्टैट, और यहाँ पे मैं क्या क्रिएट करूंगी, ये मैंने सिर्फ इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है क्लास का। अब मैं क्या करूंगी, फॉर ईच लूप चलाऊंगी, क्योंकि एक एक हमें क्या चाहिए, वर्ड चाहिए, पूरा कैलकुलेट करके आना चाहिए।
अब जो भी एरे के अंदर हमारे कमांड लाइन आर्गुमेंट में क्या होता है, जब भी हम कमांड पे कुछ भी डालते हैं, अगर हम यहाँ पे इनपुट डाल रहे हैं तो किसके अंदर जाएगा, इस वाले स्ट्रिंग एरे के अंदर जाएगा। ठीक है, तो हमें एक एक एलिमेंट को क्या करना है, एक्सेस करना है। तो मैं किस पे लूप चलाऊंगी, फॉर ईच लूप। आज पे जो भी एलिमेंट होगी मैं उसको एक्सेस करना चाहती हूँ, तो कौन सा लूप यूज करूंगी, मैं फॉर ईच लूप का यूज करूंगी। तो मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगी स्ट्रिंग वर्ड नेम से। ठीक है, स्मॉल में रखते हैं इसका नेम वर्ड, और कहाँ से मैं फेच करूंगी सारे एलिमेंट को, आर्क से। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कौन सा मेथड को कॉल करूंगी, अपने प्रोसेस नेम के मेथड को कॉल करूंगी, और यहाँ पे मैं पास कर दूंगी स्टैट कॉमा जो भी हमारा वर्ड है उसको पास कर दूंगी। तो यहाँ से जो मेरी पूरे की पूरी कैलकुलेशन है वो आएगी कि हमारे कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट्स पे हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं। ठीक है, अब सिंपली मैं क्या करूंगी, यहाँ पे प्रिंट भी तो कराना पड़ेगा मुझे। तो एस डॉट सिस्टम डॉट आउट डॉट जो टोटल वर्ड है मेरे वो प्रिंट कर दो, टोटल वर्ड्स प्रिंट करने हैं मुझे। साथ में क्या प्रिंट कर दो, स्टैट्स डॉट जो भी एक्चुअल में हमारे स्ट्रिंग के अंदर टोटल वर्ड्स है उनको भी क्या कर दो, प्रिंट कर दो। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रिंट करा लूंगी टोटल वर्ड्स को। यहाँ पे हमारा सिर्फ टोटल वर्ड हुआ। अब हमें स्ट्रिंग लॉन्गेस्ट वर्ड भी तो क्या कराना चाहिए, प्रिंट कराना चाहिए। तो यहाँ पे मैं प्रिंट क्या करा लूंगी, अपने लॉन्गेस्ट वर्ड को मैं प्रिंट करा लूंगी। तो यहाँ पे हमारा आएगा लॉन्गेस्ट वर्ड। ठीक है, सिंपली यहाँ पे मैं स्पेस दे देती हूँ थोड़ा, ताकि हमारा आउटपुट अच्छा है। स्टैटिस डॉट लॉन्गेस्ट वर्ड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको प्रिंट करा देंगे। अब हम क्या करते हैं, मैं कोड को एक एक लाइन क्या करती हूँ, एक्सप्लेन करती हूँ कि ये कोड कैसे एक्चुअल में काम कैसे कर रहे हैं। सब ये क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। ठीक है, यहाँ पे हमने सबसे पहले क्या किया है, यहाँ पे अपना एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है सबसे पहले वर्ड सेट नेम से। ठीक है, इनिशियली में जो मेरे वर्ड की लेंथ है, वो अभी मेरा वर्ड है वो कितना है, 0 है। और लॉन्गेस्ट वर्ड है वो क्या है, मेरा भी नल है। इनिशियली में 0 है टोटल वर्ड हमारे, और जो लॉन्गेस्ट वर्ड है वो क्या है, नल है। अब हम क्या देंगे, कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट को क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे। प्रोसेस किस तरीके से करेंगे, यहाँ पे हम फॉर ईच लूप का यूज कर रहे हैं। तो जो भी मेरे इसके अंदर क्या होंगे, इनपुट रिसीव होंगे, वो एक एक करके इस वर्ड के अंदर आएंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, आर्क एक स्ट्रिंग एरे है, तो कमांड लाइन से आने वाली हर वैल्यू क्या होगी, हमारे लिए स्ट्रिंग होगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फॉर अगर हम क्या करते हैं, जो एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया था जावा काउंट वाला, यहाँ पे फन लिया था। तो एरे क्या करेगा, रफली इनको क्या करेगा, एरेस की फॉर्म में तोड़ेगा। जावा का एक काउंट एरे होगा, वर्ड काउंट इज फन। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होगा, एक एरे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक एरे क्रिएट होगा। अब प्रोसेस मेथड क्या है, प्रोसेस मेथड में क्या किया है, फर्स्टली मैंने क्या किया है, हर वर्ड प्रोसेस होने पे काउंट को क्या कर रही हूँ, मैं इंक्रीज कर रही हूँ। ठीक है, टोटल वर्ड का मतलब क्या था, कि मेरे कितने नंबर ऑफ वर्ड प्रोसेस हुए हैं। अब जितने नंबर ऑफ वर्ड क्या होते जाएंगे, मेरे प्रोसेस होते जाएंगे, तो मैं काउंट को क्या करती जाऊंगी, अपने को इंक्रीज करती जाऊंगी। अब नेक्स्ट क्या किया है मैंने, हमने चेक किया है अभी लॉन्गेस्ट वर्ड हमारी क्या हुई है, सेट नहीं हुई। ठीक है, यहाँ पे अभी तक हमारा लॉन्गेस्ट वर्ड क्या नहीं हुआ, सेट नहीं हुआ। ठीक है, अब क्या करेंगे, करंट वर्ड को हम प्रीवियस लॉन्गेस्ट वर्ड से क्या मांगने हैं, बड़ा है। अगर हमारा जो करंट वर्ड है, ठीक है, ये मेरा करंट वर्ड है, और ये मेरा है प्रीवियस वर्ड। अगर मेरे करंट वर्ड की लेंथ प्रीवियस वर्ड के लेंथ से क्या है, इक्वल है, तो मैं जो मेरा करंट वर्ड होगा उसी को क्या मान लूंगी, हमारा लॉन्गेस्ट वर्ड मान लूंगी। ठीक है, इसी को मैं क्या मान लूंगी, हमारा लॉन्गेस्ट वर्ड मान लूंगी। तो अगर अब ये कंडीशन मेरी ट्रू होती है, तो हमारा जो करंट वर्ड है वही क्या बन जाएगा, हमारा लॉन्गेस्ट वर्ड बन जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करती हूँ, इस कोड को क्या करती हूँ, रन करती हूँ। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस कोड को सिंपली क्या करते हैं, यहाँ पे रन करते हैं। तो अभी हम जब स्टार्टिंग पे रन करेंगे यहाँ पे, तो हमारे पास क्या है, लॉन्गेस्ट वर्ड 0, और टोटल वर्ड 0, और लॉन्गेस्ट वर्ड क्या आया मेरे पास, 0 मिलना लाया है। तो हम सपोज करो ड्राई रन करके देखेंगे कि एक्चुअल में कोड कैसे हमको दे रहा है आउटपुट। ठीक है, अब हम सिंपली करते हैं ड्राई रन। तो मैं क्या करती हूँ, ब्लैंक स्लाइड का यूज करती हूँ। तो हमारे पास इनपुट दिया है, सपोज करो मैंने जावा वर्ड काउंट जावा इज फन। ठीक है, इस तरीके का मेरा इनपुट है। तो मेरा फर्स्ट वर्ड क्या है, जावा। तो इसके लिए जो मेरा टोटल वर्ड आएगा वो कितना आया, वर्ड।
वन मतलब इसने एक टाइम पे कितना वर्ड प्रोसेस किया है, एक वर्ड को प्रोसेस किया है। तो लॉन्गेस्ट वर्ड भी इसके लिए क्या बन जाएगा, अब जावा बन जाएगा। ठीक है, लॉन्गेस्ट वर्ड भी मेरे लिए क्या बन जाएगा, जावा बन जाएगा। अब मेरा जो सेकंड वर्ड है वो क्या है मेरा, मैं सपोज कर लो सेकंड वर्ड है मेरा इज, मैं रैंडमली लेके चल रही हूँ। ठीक है, सपोज करो मेरा सेकंड वर्ड है इज, ये मेरा वर्ड है सेकंड, तो मेरा इसके लिए टोटल काउंट कितना आएगा, टोटल वर्ड्स कितने हो गए, अब मेरे इंक्रीमेंट करते जा रही हूँ मैं वर्ड्स को, तो मेरा टोटल 2 हो गए। और जो मेरा लॉन्गेस्ट वर्ड है वो भी क्या होगा मेरा, स्टिल अभी जावा ही रहेगा। लॉन्गेस्ट वर्ड भी मेरा रिमेन क्या रहेगा, जावा ही रहेगा, क्योंकि इसकी लेंथ और इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ तो है मेरे पास 2 और इसकी लेंथ क्या है मेरे पास 4, तो मेरा लॉन्गेस्ट वर्ड कितना हो गया, 4 ही हो गया। अब मेरा थर्ड वर्ड है फन। ठीक है, मेरा थर्ड वर्ड क्या है, फन है। तो क्या हुआ, टोटल वर्ड तो मेरा इंक्रीमेंट होगा ही होगा, टोटल वर्ड का मेरा जो काउंट है वो 3 आएगा। अगर मैं सपोज करूं, अब मेरा जो लॉन्गेस्ट वर्ड है वो स्टिल क्या है मेरा, जावा ही है। ठीक है, यहाँ पे क्या है मेरा, स्टिल जावा ही है। इसकी लेंथ कितनी है 3, इसकी लेंथ कितनी है 4, तो मेरा लॉन्गेस्ट वर्ड अभी भी कितना है, 4 है। तो जो मेरा एंड में आउटपुट है वो कितना आएगा, जो मेरा टोटल वर्ड है उसका काउंट तो मेरे पास 3 आएगा, और जो मेरे लॉन्गेस्ट वर्ड है वो मेरा क्या आ गया, वो मेरा आ गया जावा। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करें, इस कोड को रन करें। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये गलती से मिसमैच हो गया ये वाली चीज। यहाँ पे जो मेरी स्ट्रिंग है वो क्या है, जावा इज फन, तो यहाँ पे जावा आएगा, या फिर सेकंड नंबर पे हम ले लेंगे। इस तरीके से जो मेरा टोटल वर्ड काउंट आ रहा है 3, और जो मेरी लॉन्गेस्ट स्ट्रिंग आ रही है वो जावा ही है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अब अच्छे से समझ आया हो। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है, हम कुछ कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस की बात करेंगे जो इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाई इज स्ट्रिंग इम्यूटेबल। ठीक है, why is string immutable in Java? It enable safe usage by the string pool, thread safety and reliable caching. Example hash map key. ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम समझते हैं इम्यूटेबल का मतलब क्या क्या होता है। इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट वो होता है जिसको क्रिएट होने के बाद मॉडिफाई ना किया जा सके। इम्यूटेबल का मतलब क्या है, अगर मैंने एक बार कोई चीज क्रिएट कर दी तो मैं उसको दोबारा क्या नहीं कर सकती, चेंज नहीं कर सकती, तो उसका मतलब क्या है मेरा, इम्यूटेबल है। सपोज करो अगर मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग क्रिएट करी, यहाँ पे स्ट्रिंग एस इज इक्वल्स टू हेलो नेम की। ठीक है, अब मैंने क्या किया, स्ट्रिंग हेलो है, अगर मुझे इसके अंदर कोई और एक वर्ड लगाना है, सपोज हेलो के बाद मुझे लगाना है कि मैं वर्ड वर्ल्ड लगा दूं। ठीक है, तो अब मैं सिंपली क्या करूंगी, एस प्लस इसके अंदर क्या कर दूंगी, वर्ड अपेंड करना चाहती हूँ मैं। ठीक है, करते हैं, तो जो एग्जिस्टिंग स्ट्रिंग है वो क्या नहीं होगी, यहाँ पे मॉडिफाई नहीं होगी, तो मैं ऐसे कर नहीं सकती ऑपरेशन। तो यहाँ पे स्ट्रिंग क्या नहीं होगी मेरी, मॉडिफाई होगी, मॉडिफाई नहीं होगी। अगर मुझे हेलो के बाद क्या करना है, वर्ल्ड लगाना है, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, स्ट्रिंग का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा, जो मैं करूंगी तो जिससे हमारी जो मेमोरी है वो क्या हो जाएगी, ज्यादा कंज्यूम होगी। तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, या तो हम स्ट्रिंग बिल्डर का यूज करते हैं, या हम किसका यूज करते हैं, स्ट्रिंग बफर का यूज करते हैं। तो इट इनेबल यूसेज वाया स्ट्रिंग पूल। ठीक है, इट इनेबल यूसेज वाया स्ट्रिंग पूल, जो भी हमारा ऑब्जेक्ट है ये किसके अंदर बनता है, स्ट्रिंग पूल के अंदर बनता है। थ्रेड सेफ्टी, रिलायबल कैशिंग के लिए, तो इसलिए हमारे जो स्ट्रिंग्स होते हैं वो क्या होते हैं, इम्यूटेबल होती है। इम्यूटेबल का मतलब क्या है, अगर हमने कोई स्ट्रिंग एक बार क्रिएट कर दी तो हम उसको दोबारा क्या नहीं कर सकते, मॉडिफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो अब नेक्स्ट पे, अब हम क्यों बोल रहे हैं, व्हाई डिड जावा जो है वो हमारे स्ट्रिंग को इम्यूटेबल क्यों बोलता है। अब सबसे पहले एक चीज आती है स्ट्रिंग पूल। स्ट्रिंग पूल क्या है, जावा स्ट्रिंग पूल में स्ट्रिंग रीयूसेज की जा सकती है। मतलब क्या है, अगर मैंने एक स्ट्रिंग ये क्रिएट कर ली जिसकी वैल्यू भी हेलो, सेकंड स्ट्रिंग में क्रिएट कर रही हूँ S2 नाम का जिसकी भी वैल्यू क्या है, हेलो। अब इन दोनों का जो कंटेंट है वो क्या है, सेम है, तो इन दोनों के लिए जो मेरे पास स्ट्रिंग पूल में मेमोरी एलोकेट होगी वो क्या होगी, सेम ही होगी। तो हेलो क्या बनेगा, एक ही एड्रेस पे जाके क्या हो जाएगा, स्टोर होएगा। तो एस भी वहां पे पॉइंट करेगा और S2 भी क्या करेगा, वहां पे पॉइंट करेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग पूल में जो स्ट्रिंग का रीयूसेज ही तो हो रहा है, यहाँ पे स्ट्रिंग 1 के ऑब्जेक्ट के लिए आ रहा है, या स्ट्रिंग 2 के
वेरिएबल के यहाँ पे लिए क्या हो रहा है, रीयूसेज हो रहा है स्ट्रिंग पूल का। ठीक है, तो दोनों सेम पूल स्ट्रिंग को क्या कर रहे हैं, रेफर कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों वेरिएबल क्या कर रहे हैं, एक ही स्ट्रिंग पूल को क्या कर रहे हैं, रेफर कर रहे हैं। अगर हमारी स्ट्रिंग म्यूटेबल होती तो हम क्या करते, एस के चेंज होने पर, एस के थ्रू चेंज करने पर बी का बिहेवियर भी क्या हो जाता, मतलब S2 का बिहेवियर भी क्या होता था, अनएक्सपेक्टेड हो जाता। तो इसलिए इम्यूटेबल की यूसेज को हम क्या बनाते हैं, सेफ बनाती है। ठीक है, अगर हम इम्यूटेबल क्या कर रहे हैं, इसके लिए हमारा क्या है, सेफ है ये हमारा, अगर हमारा डेटा चेंज मॉडिफाई या नहीं हो रहा है। सेकंड हमारी आती है सिक्योरिटी पे बात। सिक्योरिटी क्या है, स्ट्रिंग्स में आता है फ्रिक्वेंटली पासवर्ड हो गया, फाइल पाथ हो गया, क्लास नेम हो गया, यूआरएल्स हो गए। ये क्या करती है, ये सारी स्ट्रिंग्स रिप्रेजेंट करती है। तो इम्यूटेबल होने की वजह से जो वैल्यू होती है वो अनएक्सपेक्टेड वे में क्या नहीं होती, हमारी चेंज नहीं होती। सपोज करो हमारा यूआरएल स्ट्रिंग क्या है, यूआरएल की तरह होती है। अगर हमारा हर बार क्या होता रहे, यूआरएल हर टाइम हमारे हर सेकंड चेंज होता रहे, तो इससे हमारा जो बिहेवियर है वो भी चेंज होता रहेगा। ये हम नहीं चाहते, तो इसलिए क्या है, ये सिक्योर पर्पस से बनाया गया है। थ्रेड सेफ्टी क्या है, इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट को मल्टीपल थ्रेड में सेफली शेयर कर सकते हैं, बिकॉज क्योंकि इनकी स्टेट क्या नहीं होती, चेंज नहीं होती। थ्रेड सेफ्टी के कारण हम इम्यूटेबल क्या कर सकते हैं, मल्टीपल थ्रेड्स को सेफली यूज कर शेयर कर सकते हैं। हैश, नेक्स्ट पे चलते हैं। ये था हमारा स्ट्रिंग इम्यूटेबल। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रिंग बफर, स्ट्रिंग बिल्डर में क्या डिफरेंस है। स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर में क्या डिफरेंस है, कुछ खास नहीं है। स्ट्रिंग बफर और स्ट्रिंग बिल्डर दोनों क्या है, म्यूटेबल ऑब्जेक्ट है। हम इसमें क्या कर सकते हैं, अपनी स्ट्रिंग को मॉडिफाई कर सकते हैं। स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर में क्या है, इसमें हम सेम एपीआई का यूज करते हैं, पर जो स्ट्रिंग बिल्डर होता है वो फास्ट होता है। क्यों, क्योंकि इसमें हमारे पास थ्रेड सेफ्टी नहीं होती। स्ट्रिंग बफर में क्या होता है, ये हमारे पास सिंक्रोनाइज होता है, क्योंकि इसमें हमारे पास थ्रेड सेफ्टी होती है। स्ट्रिंग बिल्डर में हम सिर्फ सिंगल थ्रेड पे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं फॉर थ्रेड सेफ्टी के लिए। यहाँ पे स्ट्रिंग बफर में हम क्या कर सकते हैं, मल्टीपल थ्रेड क्या होंगे हमारे, एक बफर से क्या होंगे, शेयर्ड होंगे। सिंक्रोनाइज्ड का मतलब क्या होता है, एक टाइम पे सिर्फ हमारा एक ही थ्रेड चले। मल्टीपल थ्रेड्स होते हैं, अगर हम चाहें कि हमारा एक टाइम पे एक ही थ्रेड चले, तो वहां पे हम किसका यूज करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन का यूज करते हैं। जो स्ट्रिंग बिल्डर होता है वो हमारा सिंक्रोनाइज्ड नहीं होता, क्योंकि ये थ्रेड सेफ नहीं होता। बट इसमें क्या होता है, सिर्फ सिंगल थ्रेड पे ये वर्क करेगा, और स्ट्रिंग बफर मल्टीपल थ्रेड्स के लिए यूज होता है। नेक्स्ट क्या है हमारा, इंटरव्यू में कैसे हम इसको क्वेश्चंस को हम आंसर कर सकते हैं, स्ट्रिंग इज क्या, इसको कैसे स्ट्रिंग बिल्डर और स्ट्रिंग बफर को हम इंटरव्यू में कैसे कर सकते हैं आंसर, कि जो हमारा स्ट्रिंग बिल्डर होता है वो क्या होता है, फास्टर होता है, बट सिंक्रोनाइज नहीं होता, ये सिंगल थ्रेड पे वर्क करता है। स्ट्रिंग बफर क्या होता है, ये सिंक्रोनाइज होता है, थ्रेड सेफ्टी भी हमको प्रोवाइड करता है। और एक और चीज क्या है इसमें, हम मल्टीपल थ्रेड्स को क्या कर सकते हैं, सेम बफर के लिए शेयर कर सकते हैं। ठीक है, समझ आया। अब रियल लाइफ एग्जांपल से और समझते हैं इसको। अगर आप सपोज करो एक सिंगल पर्सन नोटबुक में हम डेटा क्या कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं। स्ट्रिंग बिल्डर जैसे सिंपल अप्रोच क्या है, इनफ है उसमें, अगर हम सिंगल के लिए यूज करें। स्ट्रिंग बिल्डर में हम सिंगल थ्रेड की यूज करते हैं, क्योंकि अगर मल्टीपल पीपल साइमल्टेनियसली क्या करें, सेम शेयर्ड रिसोर्सेज को एक्सेस करें, तो वहां पे किसका यूज होगा, सिंक्रोनाइजेशन का यूज होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम में भी हम क्या पढ़ते हैं, क्रिटिकल सेक्शन वाला पार्ट पढ़ते हैं, तो वहां पे भी हम किसका यूज करते हैं, सिंक्रोनाइजेशन का यूज करते हैं। तो इसी तरीके का यूज हम क्या अपने यहाँ पे कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, डबल इक्वल और डॉट इक्वल्स फॉर स्ट्रिंग, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इट। ठीक है, ये जावा इंटरव्यू का सबसे वेरी कॉमन क्वेश्चन होता है। अगर आप फ्रेशर्स हो तो ये क्वेश्चन आपसे 100 टाइम्स, 110% आपसे क्या पूछा जाएगा, कि इन दोनों के बीच में क्या होता है, डिफरेंस क्या होता है। सपोज क्या है, डबल इक्वल क्या करता है, ये हमारे ऑब्जेक्ट के मेमोरी एड्रेस को क्या करते हैं, चेक करते हैं। अगर हमारे जो दोनों रेफरेंस है वो सेम मेमोरी एड्रेस को यहाँ पे पॉइंट कर रहे हैं, तो हमारे उस केस में जो हमारा आउटपुट आएगा वो ट्रू आएगा। फॉर एग्जाम्पल जो एस है और ये S1 है, ये दोनों किसको पॉइंट करे, सेम स्ट्रिंग पूल को, तो यहाँ पे जो एड्रेस होगा इनका वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो इस केस में जो हमारा, अगर मैं बोलूं S इज इक्वल्स टू S2, तो ये मेरा क्या आएगा, ट्रू आएगा। ठीक है, और अगर मैं बोलूं इक्वल्स के केस में बोलूं, अगर मेरा S.2 इक्वल्स टू S2, यहाँ पे दो चीज है, या तो मेरे इक्वल है या डबल इक्वल है।
तो यहाँ पे जो डबल इक्वल है वो हमारे रेफरेंस मतलब मेमोरी एड्रेस को कंपेयर करेगा। डॉट इक्वल किस चीज को कंपेयर करेगा कि जो मेरे दोनों वेरिएबल के अंदर का कंटेंट है वो सेम है या नहीं। तो उस केस में अगर मैं लिखती हूँ एस डॉट इक्वल्स कॉमा एस टू, तो मेरा इसका आउटपुट भी क्या आएगा मेरे पास, ट्रू आएगा। क्यों, इसका कंटेंट भी हेलो है, इसका कंटेंट भी हेलो है, तो मेरा दोनों केस में क्या आएगा, मेरा ट्रू आएगा। तो इसका मतलब होता है कि हम डबल इक्वल्स और डॉट इक्वल्स ऑपरेटर का यूज कैसे करते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो इंटरव्यूज में स्ट्रिंग के रिगार्डिंग पूछे जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द रूल्स फॉर यूजिंग वेर आर्ग्स इन अ मेथड। वेर आर्ग का मतलब है वेरिएबल आर्ग्यूमेंट। क्या क्या रूल थे, अगर आपको याद हो, मैंने अभी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। सबसे पहला रूल क्या था, वेर आर्ग में सिर्फ एक ही पैरामीटर हो सकता है एक मेथड के अंदर। पर मेथड हम वन वेर आर्ग का क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट रूल है ये, ओनली वन वेर आर्ग पैरामीटर इज अलाउड per method and it must be the last parameter in the list। तो ये क्या होना चाहिए, लिस्ट की सबसे लास्ट पैरामीटर पे हमारा var आर्ग्स क्या होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, यहाँ पे मैं एक मेथड क्रिएट कर रही हूँ स्टैटिक वॉइड प्रोसेस नाम से ही, मान लो प्रोसेस, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे एक मेथड क्रिएट किया, ये अगर मैं यहाँ पे कर दूं डबल कोमा कोमा, ये क्या कर रही हूँ मैं, बात वेर आर क्रिएट कर रही हूँ, एक ये है और एक और मैं मेथड क्रिएट कर रही हूँ वॉइड, ठीक है, ए नाम से। यहाँ पे मैं पास कर रही हूँ एक्स वेरिएबल वेरिएबल, और यहाँ पे मैंने क्या किया, आर्ग्स को पास किया। तो इन दोनों में से कौन सा सही तरीका है हमारे वेर आर्ग्स को क्रिएट करने का, तो फर्स्ट तरीका भी सही है, क्योंकि फर्स्ट में हम क्या करें, सिर्फ यहाँ पे एक ही वेर आर्ग्स है तो हम यहाँ पे पास कर सकते हैं। सपोज करो इसके बाद मैंने क्या कर एक्स करा, वाई करा, यहाँ पे मैंने और वेरिएबल दे दिए, तो ये वाला जो तरीका है मेरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्यों, ये पे मेरे को एरर दे देगा, क्योंकि इसका रूल ही क्या है कि जो इसका पैरामीटर है वो लिस्ट में क्या होना चाहिए, हमेशा लास्ट में होना चाहिए। तो इसका करेक्ट सेंटेंस क्या है, ये अगर हमारे पास तीन चार वेरिएबल है तो हमें वेर आर को सबसे लास्ट पैरामीटर पे क्या करना है, डिफाइन करना है। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, वेर आर को रखते हैं। बिकॉज क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि कंपाइलर को डिटरमाइन करना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा कि वेरिएबल आर्ग्यूमेंट कहाँ एंड हो रहा है। अगर हम क्या कर दें, स्टार्टिंग पॉइंट पे लिख देंगे तो इसको समझ नहीं आएगा कि जो हमारा एरे है वो कहाँ पे एंड हो रहा है, वेरिएबल आर्ग्यूमेंट कहाँ एंड हो रहा है। तो इससे जो हमारा कंपाइलर है वो उसको डिटरमाइन नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये थे। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारा, इस जावा पास बाय वैल्यू और पास बाय रेफरेंस। जो जावा है वो किस पे फॉलो करता है, कौन सी कंडीशन पे फॉलो करता है, हमारा जावा हमेशा पास बाय वैल्यू होता है, उसमें पास बाय रेफरेंस का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। ऑब्जेक्ट के लिए हम पास बाय रेफरेंस यूज करते हैं, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कंफ्यूजिंग है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के केस में क्या होता है, बिहेवियर रेफरेंस जैसा अपीयर करते हैं, तो यहाँ पे पास बाय रेफरेंस ऑब्जेक्ट के केस में यूज होता है। अगर मुझे क्या करना हो, ऑब्जेक्ट रेफरेंस की कॉपी पास करनी हो तो पास बाय रेफरेंस का यूज करूंगी। सो जो बोथ रेफरेंस है अगर वो सेम पॉइंट को ऑब्जेक्ट कर रहे होंगे तो हमारे पास पास बाय रेफरेंस आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे इसको कॉल करते हैं। और पास बाय वैल्यू का मतलब क्या होता है, यहाँ पे हम किसका यूज कर रहे हैं, ऑलवेज पास बाय वैल्यू फॉर ऑब्जेक्ट, द वैल्यू ऑफ द रेफरेंस इज कॉपीड नेवर द ऑब्जेक्ट इटसेल्फ। पास बाय रेफरेंस में क्या होता है, जो हमारे रेफरेंस की कॉपी है वो भेजी जाती है, ठीक है। और पास बाय वैल्यू में क्या होता है, जो हमारे ऑब्जेक्ट के अंदर की वैल्यू होती है हम उसको क्या करते हैं, अपने मेथड के अंदर भेजते हैं, उसकी कॉपी होके जाती है। अगर हमारे मेथड के अंदर कुछ भी चेंज होगा उनकी फील्ड्स के अंदर, तो हमारा जो एक्चुअल मेथड कॉलिंग जहां से हुई उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इसलिए जो जावा होता है वो पास बाय वैल्यू कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है, ठीक है। इंटरव्यू क्वेश्चन आंसर हम कैसे दे सकते हैं इस क्वेश्चन का, जावा स्ट्रिक्टली पास बाय वैल्यू फॉर ऑब्जेक्ट, द वैल्यू बीइंग पास्ड इज अ कॉपी ऑफ द रेफरेंस। ये क्या है, ये एक एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट है जो आपको माइंड में रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ जो आपको दिमाग में रखने हैं। नेक्स्ट को चलते हैं, नेक्स्ट क्या है, if you modify an array element inside a method does the caller see it। अगर हम क्या करें, अपने array element को क्या करें, मॉडिफाई करें मेथड के अंदर, तो जहां से वो मेथड कॉल हुआ है उसको ये चेंजेस दिखेंगे। मैं क्या कहना चाहती हूँ, इसको कोड की हेल्प से समझते हैं। यहाँ पे मैंने कोड क्रिएट किया है स्टैटिक वॉइड चेंज, ठीक है। अब मैंने क्या किया यहाँ पे,
एरे क्रिएट कर रही हूँ मैं, एक अंदर इसके पैरामीटर पास कर रही हूँ इंट ए से, ठीक है। अब मैं एरे ऑफ इंडेक्स 0 पे क्या करूँ, वैल्यू को मॉडिफाई करूँ कि आप एरे ऑफ जो 0 इंडेक्स पे उसकी वैल्यू को क्या कर दो, 100 कर दो। और जो मेरे एरे की एक्चुअल वैल्यू है वो क्या है, 10, 20 एंड 30, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसको क्या कर रही हूँ, कॉल कर रही हूँ, चेंज ए। तो इस तरीके से मैंने इसको कॉल किया। अब यहाँ पे जो नंबर है, नो सॉरी ए है, मतलब यहाँ पे एरे की वैल्यू क्या है, 10, 20, 30 है। क्योंकि बिकॉज एरे क्या है, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे, तो मेथड की रेफरेंस की क्या मिलती है हमको, कॉपी मिलती है, बट दोनों रेफरेंस क्या करने चाहिए, सेम एरे ऑब्जेक्ट को रेफर करने चाहिए। तो यहाँ पे एरे जो हमने ए कैलकुलेट किया उसमें 0th इंडेक्स में मैं 100 वैल्यू चेंज करी हूँ, तो ये क्या करेगा, सेम ऑब्जेक्ट को मॉडिफाई कर देगा, ठीक है। अगर हम रेफरेंस की केस में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो अगर हम यहाँ पे कॉल करेंगे अपने मेथड को, और अगर हम यहाँ पे फील्ड्स में कुछ चेंज करते हैं, तो हमारे कॉलर मेथड में भी क्या होगी, वो चेंजेस अफेक्ट होंगे। तो ऑब्जेक्ट की कंटेंट में मॉडिफाई करना और रेफरेंस को न्यू ऑब्जेक्ट पॉइंट करना क्या है, डिफरेंट थिंग्स है, ठीक है। तो इस केस में जो हमारा सेम ऑब्जेक्ट को क्या कर देंगे, हम मॉडिफाई कर देंगे। अब इसका आंसर क्या है, यस, एन एरे इज एन ऑब्जेक्ट, सो द मेथड पैरामीटर एंड कॉलर वेरिएबल पॉइंट टू द सेम हीप डेटा। इसका मतलब क्या है, अगर हमारा क्या है, एरे क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो जो मेथड पैरामीटर होगा और जो कॉलर वेरिएबल होगा वो सेम डेटा को क्या करेंगे, पॉइंट करेंगे, जो हीप के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। तो इसका आंसर है यस। अगर हम एरे के एलिमेंट को क्या करते हैं, चेंज करते हैं मेथड के अंदर, तो जिससे तो वो उसका इफेक्ट हमारे जहां से हमने मेथड कॉल किया उस पर भी पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है, व्हाट इज अ बेस केस इन रिकर्जन एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड। तो सिंपलेस्ट इनपुट, व्हाट इज अ बेस केस इन रिकर्जन एंड व्हाई इट इज रिक्वायर्ड, द सिंपलेस्ट इनपुट दैट रिटर्न विदाउट रिकर्जिंग विदाउट वन, द रिकर्जन नेवर टर्मिनेट। बेस केस का मतलब क्या है, अगर हम किसी भी कोड में बेस केस नहीं लगाते हैं, तो जो हमारा कोड है वो कभी एंड ही नहीं होगा, तो मेथड रिपीटेडली क्या करता रहेगा, खुद को बार बार कॉल करता रहेगा। स्टैक ओवरफ्लो एरर का मतलब क्या है, स्टैक ओवरफ्लो का मतलब है अगर हमने बेस केस डिफाइन ही नहीं किया कभी, तो जो हमारा रिकर्सिव रिकर्सिव है, वो बार बार मेथड है, रिकर्सिव मेथड, वो अपने आप को कॉल करता रहेगा, तो जिससे हमारा जो स्टैक है वो क्या होती जाएगी, अपने आउट ऑफ स्पेस हो जाएगी, तो हमारा जो स्टैक है वो ओवरफ्लो हो जाएगा, तो इसलिए हमारा जो कंडीशन है, स्टैक ओवरफ्लो वाली कंडीशन अक्कर हो जाएगी। नेक्स्ट क्या है, रिकर्जन वर्सेस इटरेशन। इसका मतलब क्या है, recursion often reads cleaner for divide and conquer a problem, but uses more memory and can be slower than a loop। recursion का मतलब क्या है, हमारा जो डेटा है वो कैसे रीड करती है रिकर्जन, क्लीनर डिवाइड एंड कनकर अप्रोच प्रॉब्लम को यूज करके। तो रिकर्जन में हम क्या करते हैं, सॉल्यूशन को समटाइम डिवाइड एंड कनकर एक्चुअल में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। डिवाइडिंग कनकर में क्या होता है, हमारी प्रॉब्लम को छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ना, बट ये सबसे ज्यादा मेमोरी यूज करते हैं, और लूप्स के कंपैरिजन में ये क्या होती है, स्लो होती है, ठीक है। अब एग्जांपल ले लो, ट्री ट्रावर्सल, डीएफएस, डिवाइड एंड कनकर अप्रोच, रिकर्सिव मैथमेटिकल प्रॉब्लम, इसमें हम किसका यूज करते हैं, रिकर्जन का यूज करते हैं। ये तो इसकी एडवांटेज हो गई कि ये छोटे छोटे पार्ट्स में हमारे प्रॉब्लम्स को तोड़ते हैं। डिसएडवांटेज क्या है, हर रिकर्सिव कॉल पे जो हमारे स्टैक की मेमोरी है वो पर मेमोरी को यूज करते हैं, क्योंकि हर कॉल पे एक फ्रेम न्यू क्रिएट होगा, न्यू मेमोरी लगेगी, तो हमारा जो मेमोरी यूसेज है वो बढ़ता है, ठीक है। तो डीप रिकर्जन में क्या होगा, मोर मेमोरी यूसेज होगी, तो जिससे हमारे स्टैक ओवरफ्लो वाले कंडीशन अक्कर होगी। तो तो इसलिए हम क्या करते हैं इसको, ये सी लूप से भी क्या होता है, स्लोअर होता है। इटरेशन क्या होती है, लूप जर्नली रिपीटेटेड ऑपरेशंस के लिए क्या होता है, मेमोरी एफिशिएंट होती है। तो सिंपल रूल क्या है, इफ अ प्रॉब्लम नेचुरली हैज अ रिकर्सिव स्ट्रक्चर, रिकर्जन कैन मेक द सॉल्यूशन क्लीनर, अदरवाइज इटरेशन में अ सिंपलर और मोर एफिशिएंट वे। इटरेशन क्या है, एक एक करके सारे एलिमेंट को एक्सेस करना, हर उस पे जाके इंडेक्स पे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, why do numeric command line argument need explicit parsing। ठीक है, हमको कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट जो होते हैं उसमें एक्सप्लिसिट पार्सिंग करने की नीड क्यों पड़ती है। सबसे पहले इसके हम समझते हैं क्या, ये जो जो भी हम कमांड लाइन आर्ग्यूमेंट में इनपुट पास करते हैं वो हमारा किस में जाता है, जो स्ट्रिंग्स आर्ग वाला जो मेन मेथड के अंदर हमें आर्ग्यूमेंट पास करते हैं,
इसके अंदर जाता है, एरे के फॉर्मेट में क्या होता है, क्रिएट हो जाता है। अगर मैं इसके अंदर आर्गुमेंट के अंदर कुछ इंटीजर डेटा पे पास करती हूँ तो एज ए स्ट्रिंग ही क्या हो जाएगा, ट्रीट हो जाएगा। बट मुझे क्या चाहिए, इसको इंटीजर फॉर्मेट में चाहिए, तो इसलिए मैं क्या करती हूँ, इसकी एक्सप्लिसिटली पार्सिंग करती हूँ। तो ऑल कमांड लाइन आर्गुमेंट क्या होता है, एज ए स्ट्रिंग अराइव होते हैं। तो अगर मुझे कन्वर्ट करना है इंटीजर को, मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करना है, तो मैं इंटीजर डॉट पार्सिंट का यूज करती हूँ। अगर मुझे डबल डेटा को डबल डेटा में कन्वर्ट करना है, तो मैं डबल डॉट पार्सिंट का यूज करती हूँ। तो यहाँ पे सिंपल मीनिंग क्या है कि हमें क्या करना है, यहाँ पे सिर्फ डेटा को कन्वर्ट करना है, क्योंकि जो स्ट्रिंग एरे स्ट्रिंग के फॉर्मेट में आएगा हमारा पूरा का पूरा डेटा स्ट्रिंग एरे के अंदर। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।